विद्यार्थी, मैं अनामिका गौड़, राजकीय अभिनव इंटर कॉलेज आराजी लाइन जखनी वाराणसी। मैं आप सभी का हिंदी की कक्षा में स्वागत करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग कक्षा 10वीं के हिंदी पाठ्यक्रम में संकलित हिंदी व्याकरण के अंतर्गत समास का अध्ययन करेंगे। हाँ, समास के अंतर्गत आपके पाठ्यक्रम में सिर्फ 4 समासों का ही विवरण दिया गया है। ये 4 समास है: द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास। तो आज हम लोग इन्हीं चारों समासों का विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। आज की कक्षा प्रारंभ करने से पहले हम लोग आज की कक्षा में क्या-क्या पढ़ेंगे या किन-किन बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा करेंगे, आइए सर्वप्रथम हम उसके बारे में जानते हैं। तो आज की कक्षा की रूपरेखा है: सर्वप्रथम हम लोग समास का परिचय, समास की परिभाषा पढ़ेंगे। तत्पश्चात समास के कितने भेद हैं और उसके बाद हम लोग आज द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास का विस्तार से अध्ययन करेंगे। आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, हम इन्हें कैसे पहचान सकते हैं, इसके विषय में भी बताया जाएगा। अंत में आप सभी को गृह कार्य दिया जाएगा, जिसे आप सभी लोग आज की कक्षा के आधार पे करेंगे। तो आइए आज की कक्षा प्रारंभ करते हैं। बच्चों, आज का हमारा प्रकरण है समास। समास का अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण। हिंदी व्याकरण में समास का विशेष महत्व है। क्यों? क्योंकि कम से कम शब्दों में ये अधिक अर्थ प्रदान करते हैं, या हम दूसरे शब्दों में कहें कि कम से कम शब्दों में अधिक अर्थ प्रदान करना ही समास का मुख्य प्रयोजन है। बच्चों, जब हम संधि पढ़ रहे थे तो हमने पढ़ा था कि संधि 2 वर्णों के मेल से होती है, किंतु समास 2 पदों के मेल से होता है। यानी संधि में 2 वर्ण होते हैं और ये दोनों वर्ण मिलकर के किसी नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। इसी तरह समास में 2 पद होते हैं और ये दोनों पद अपनी विभक्तियों का लोप करके नवीन शब्द का निर्माण करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि 2 या 2 से अधिक पद मिलकर जब किसी नवीन शब्द या सार्थक शब्द का निर्माण करते हैं, तो यह जो प्रक्रिया होती है, इस प्रक्रिया को समास कहते हैं। आइए इसके बारे में हम लोग विस्तार से पढ़ते हैं। समास का शाब्दिक अर्थ है संक्षेप या संक्षिप्तीकरण। परिभाषा इस प्रकार है: 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए एक नवीन एवं सार्थक शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में 2 या 2 से अधिक स्वतंत्र एवं सार्थक पदों के संक्षिप्तीकृत रूप को समास कहते हैं। जैसा कि अभी हमने पहले पढ़ा कि समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप या फिर संक्षिप्तीकरण। जैसे लोक में प्रिय, इसका समास होगा लोकप्रिय। पथ से भ्रष्ट बराबर पथभ्रष्ट। तीसरा है विद्या का आलय बराबर विद्यालय। इस प्रकार 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल से जो नया शब्द बनता है उसे समस्त पद कहते हैं तथा इस मेल की प्रक्रिया को समास कहते हैं।
समास होने पर बीच की विभक्तियों का लोप हो जाता है। जैसे राजपुत्र, यह समस्त पद है और इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। तो आप देख रहे हैं कि समस्त पद राजपुत्र में षष्ठी विभक्ति का लोप है। समास विग्रह किसे कहते हैं? आइए हम लोग पढ़ते हैं। समस्त पदों को पृथक या अलग करने की क्रिया को समास विग्रह कहते हैं। जैसे गंगा जल, इसका समास विग्रह है गंगा का जल। दूसरा राजपुत्री, इसका समास विग्रह है राजा की पुत्री। रात दिन, रात और दिन। समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। जैसे देशभक्ति, इसका समास विग्रह है देश के लिए भक्ति। इसमें पहला पद देश है और दूसरा पद भक्ति है और बीच में के लिए कारक चिन्ह का यानी चतुर्थी विभक्ति का लोप है। तो पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद कहा जाता है। बच्चों, समास में कभी पूर्व पद, कभी उत्तर पद और कभी दोनों पद प्रधान होते हैं। जैसा कि अभी हमने पढ़ा कि समास में दो पद होते हैं, एक पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। तो कभी दोनों पद प्रधान होते हैं और कभी कभी दोनों ही पद अप्रधान हो जाते हैं और उनका एक विशिष्ट अर्थ महत्वपूर्ण हो जाता है। इस आधार पर समास के 6 भेद होते हैं। आइए समास के वे 6 भेद कौन कौन से हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। समास के भेद। समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं। वे 6 भेद कौन कौन से हैं? पहला अव्ययीभाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा द्विगु समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा कर्मधारय समास और छठवां है बहुव्रीहि समास। ये समास के 6 भेद हैं, किंतु आपके पाठ्यक्रम में केवल 4 समास ही दिए गए हैं। ये 4 समास कौन कौन से हैं? द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास और फिर चौथा बहुव्रीहि समास। तो आज हम लोग इन्हीं चारों समासों का विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो आइए हम लोग इन चारों समासों का विस्तार से अध्ययन करते हैं। द्विगु समास, जिस सामासिक शब्द का पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं। इसमें विग्रह करने पर समूह अथवा समाहार का बोध होता है। तो बच्चों, जिस समास में पहला पद संख्यावाची विशेषण हो उसे द्विगु समास कहा जाता है। जैसे चौराहा, चौराहा का समास विग्रह है 4 राहों का समाहार। त्रिफला, 3 फलों का समूह। तो आप देख रहे हैं चौराहा और त्रिफला, इसका जो पूर्व पद है वो क्या है? संख्यावाची है, तो यह द्विगु समास होगा। आइए और उदाहरण देखते हैं। द्विगु समास के अन्य उदाहरण इस प्रकार हैं। शताब्दी, शताब्दी का विग्रह है शत अर्थात 100 वर्षों का समूह। दूसरा नवग्रह, 9 ग्रहों का समूह। तीसरा चारपाई, 4 पैरों का समाहार। अगला पंचवटी, 5 वटों का समाहार। अगला सप्ताह, 7 दिनों का समाहार। और अंतिम उदाहरण है त्रिनेत्र, 3 नेत्रों का समाहार। तो बच्चों, यहाँ पे जितने भी उदाहरण दिए गए हैं सभी में जो पूर्व पद है वो संख्यावाची है। तो इस प्रकार यह द्विगु समास होगा। अगला समास है द्वंद्व समास। द्वंद्व का अर्थ होता है
जोड़ा या युग्म। परिभाषा इस प्रकार है, जिस समास में दोनों पद अर्थात पूर्व पद और उत्तर पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या योजक शब्दों का लोप हो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे गंगा यमुना, इसका समास विग्रह है गंगा और यमुना। तो बच्चों आप देख रहे हैं गंगा यमुना ये शब्द युग्म है और इसका विग्रह हुआ गंगा और यमुना। इसमें किसी एक पद की नहीं, अर्थात गंगा या यमुना में किसी एक पद की नहीं बल्कि दोनों पदों की प्रधानता है तथा इसमें और योजक शब्द का लोप है। इस प्रकार यह द्वंद्व समास का उदाहरण है। बच्चों द्वंद्व समास के 3 भेद हैं। कौन कौन से? पहला इतरेतर द्वंद्व, दूसरा समाहार द्वंद्व और तीसरा है वैकल्पिक द्वंद्व। आइए हम लोग इनके बारे में पढ़ते हैं। द्वंद्व समास का पहला भेद है इतरेतर द्वंद्व। इतरेतर का अर्थ होता है परस्पर एक साथ। परिभाषा, जहां दोनों पदों का बराबर महत्व होता है वहां इतरेतर द्वंद्व समास होता है। इस समास के समस्त पद में और शब्द का लोप होता है। तो इस तरह आप इस समास के उदाहरण को आसानी से पहचान सकते हैं। जैसे देश विदेश, इसका समास विग्रह होगा देश और विदेश। तो आप देख रहे हैं कि जो समस्त पद हमारा है देश विदेश, इसमें और शब्द का लोप है। द्वंद्व समास का दूसरा भेद है समाहार द्वंद्व। बच्चों समाहार का अर्थ होता है समूह। जब सामासिक पद या समस्त पद में 2 या 2 से अधिक समूह का बोध हो समाहार द्वंद्व समास कहलाता है। दूसरे शब्दों में ऐसे युग्म शब्द जिनसे 2 पदों के अर्थ के अतिरिक्त उसी प्रकार के अन्य अर्थ का भी ज्ञान होता है उसे समाहार द्वंद्व कहते हैं। जैसे समस्त पद है बाल बच्चे, इसका विग्रह होगा बाल और बच्चे। जैसे घर में ऐसे बातचीत होती रहती है तो सब लोग पूछते हैं ना कि और बताइए बाल बच्चे कैसे हैं। बाल बच्चे कहने का तात्पर्य क्या है? अर्थात सारा परिवार। दूसरा उदाहरण है खाना पीना, इसका विग्रह होगा खाना और पीना अर्थात सारे खाद्य पदार्थ। तीसरा उदाहरण है धन दौलत, इसका विग्रह है धन और दौलत अर्थात सारी संपत्ति। द्वंद्व समास का तीसरा भेद है वैकल्पिक द्वंद्व। परिभाषा इस प्रकार है, जिस द्वंद्व समास में दोनों पदों के बीच या अथवा आदि विकल्प सूचक योजक शब्दों का लोप हो उसे वैकल्पिक द्वंद्व समास कहते हैं। वैकल्पिक का मतलब ही होता है विकल्प। इस समास में ज़्यादा से ज़्यादा 2 विपरीतार्थक शब्दों अर्थात विपरीत अर्थ प्रदान करने वाले शब्दों का योग होता है। तो इस प्रकार हम इस समास को आसानी से पहचान सकते हैं। आइए उदाहरण देखते हैं। उदाहरण है पाप पुण्य, इसका विग्रह होगा पाप या पुण्य। तो पाप पुण्य, पाप का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? पुण्य, या फिर हम कहें विलोम शब्द होगा पुण्य। इसी तरह सुख दुख, इसका विग्रह होगा सुख या दुख। थोड़ा बहुत, थोड़ा या बहुत। लाभ हानि, लाभ या हानि। अगला है सत्य असत्य, सत्य या असत्य। अगला समास है कर्मधारय समास। आइए इसकी परिभाषा पढ़ते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान तथा विशेष्य होता है
वे कर्मधारय समास कहलाते हैं। इनमें पूर्व पद विशेषण होता है। दूसरे शब्दों में आइए देखते हैं। कर्मधारय समास में पूर्व पद अर्थात पहला पद विशेषण तथा उत्तर पद अर्थात दूसरा जो पद होता है वो विशेष्य होता है। पूर्व पद तथा उत्तर पद में उपमेय उपमान का संबंध भी होता है। उदाहरण, पहला उदाहरण हम लोग देखते हैं विशेषण विशेष्य कर्मधारय का। तो विशेषण विशेष्य कर्मधारय के उदाहरण इस प्रकार है। समस्त पद है नील कमल, इसका विग्रह है नीला है जो कमल। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि नीला यह विशेषण है जो किसकी विशेषता को बता रहा है? कमल की विशेषता को बता रहा है। दूसरा उदाहरण है नीलांबर, नीला है जो अंबर। महादेव, महान है जो देव। चौथा है महात्मा, महान है जो आत्मा। इसी प्रकार अगला उदाहरण है सुपुत्र, अच्छा है जो पुत्र। बच्चों, सभी समस्त पदों के जो पूर्व पद है वह विशेषण है और जो उत्तर पद है वह विशेष्य है। जैसे महात्मा में महान यह विशेषण है और आत्मा यह विशेष्य है। दूसरा है उपमेय उपमान कर्मधारय। आइए इसका उदाहरण देखते हैं। उपमेय उपमान कर्मधारय समास का उदाहरण है चरण कमल, इसका विग्रह होगा कमल के समान चरण। चंद्रमुख, चंद्र के समान या चंद्रमा के समान मुख। तीसरा है घनश्याम, घन के समान श्याम। क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि। नरसिंह, सिंह रूपी नर। बच्चों, आप लोग सोच रहे होंगे कि उपमेय और उपमान क्या होता है। तो जिसकी तुलना की जाती है उसे उपमेय कहते हैं और जिससे की जाती है उसे उपमान कहते हैं। जैसे चरण कमल, इसका विग्रह है कमल के समान चरण। इसमें कमल उपमान है और चरण जो है वो उपमेय है। तो इस प्रकार इन सभी पदों में उपमेय उपमान कर्मधारय समास होगा। अगला और अंतिम समास हम लोग पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास। इसकी परिभाषा है जिस समास में दोनों पद प्रधान न होकर कोई तीसरा पद अर्थात अन्य पद प्रधान होता है या अन्य पद की प्रधानता होती है वहाँ बहुव्रीहि समास होता है। जैसे लंबोदर, इसका समास विग्रह होगा लंबा है उदर जिसका, अर्थात कौन है? गणेश जी। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास में पूर्व पद और उत्तर पद की प्रधानता न होकर अन्य पद की प्रधानता होती है। बच्चों, बहुव्रीहि समास में समस्त पद का विग्रह करने में जिसका, जिसके, वाला, वाली आदि का प्रयोग किया जाता है। इस बात का ध्यान रखकर आप बहुव्रीहि समास के समस्त पदों का विग्रह सरलता से कर सकते हैं। बहुव्रीहि समास के अन्य उदाहरण है वीणा पाड़ी, इसका विग्रह है वीणा है पाड़ी, पाड़ी का अर्थ होता है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती जी। दूसरा उदाहरण है चक्र पाड़ी, चक्र है पाड़ी यानी हाथ में जिसके, अर्थात विष्णु जी। तीसरा नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी। अगला है दशानन, दस है आनन, आनन का अर्थ होता है मुख जिसके, अर्थात रावण। अगला है निशाचर, निशा में विचरण करने वाला, वह कौन है? राक्षस। अगला उदाहरण है अल्प बुद्धि, अल्प है बुद्धि जिसकी, वह अर्थात
मूर्ख। बच्चों, इन सभी समस्त पदों में अन्य पद की प्रधानता है, अर्थात दोनों पद मिलकर किसी अन्य पद या अर्थ की ओर संकेत कर रहे हैं, इसलिए इन सभी पदों में बहुव्रीहि समास है। बच्चों, कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है? आइए इसको पढ़ते हैं, क्योंकि कभी कभी आप लोगों को ऐसा लगता है कि बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास एक ही है। कुछ उदाहरण इसके ऐसे होते हैं जिसमें आपको संशय होता है कि ये कर्मधारय समास के उदाहरण है या फिर बहुव्रीहि समास के उदाहरण है, या इसमें कर्मधारय समास होगा या फिर बहुव्रीहि समास होगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है। कर्मधारय समास में दूसरा पद प्रधान या विशेष्य होता है तथा पहला पद या पूर्व पद विशेषण होता है, जैसा कि अभी आप लोगों ने पढ़ा है। लेकिन बहुव्रीहि समास में दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद या अन्य पद की ओर संकेत करते हैं। इसमें किसी पद की प्रधानता नहीं होती है, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। उदाहरण जैसे पीतांबर, पीत है जो अंबर, यह कर्मधारय समास का उदाहरण है। लेकिन अगर विग्रह हम इस प्रकार करेंगे, पीत है अंबर जिसका, अर्थात श्री कृष्ण, तो इसमें बहुव्रीहि समास होगा, क्योंकि पहला जो विग्रह है वह विशेषण विशेष्य है और दूसरा जो है इसमें अन्य पद की प्रधानता है। इसी तरह दूसरा उदाहरण है नीलकंठ, तो इसका विग्रह है नीला है जो कंठ, नीला यहाँ विशेषण है और कंठ यह विशेष्य है, तो इसमें कर्मधारय समास होगा। नीला है कंठ जिसका, अर्थात शिव जी, इसमें अन्य पद की प्रधानता होने के कारण बहुव्रीहि समास होगा। तो बच्चों, आप ध्यान रखेंगे कि जहां पे विशेषण विशेष्य होगा वह कर्मधारय समास होगा और जहां पर अन्य पद की प्रधानता होगी वहां बहुव्रीहि समास होगा। तो बच्चों, अगर आप इन सभी बातों को ध्यान में रखेंगे तो आपको कर्मधारय और बहुव्रीहि समास पहचानने में तथा इस समास का विग्रह करने में कोई कठिनाई नहीं होगी। अभ्यास कार्य पहला है, निम्नलिखित समस्त पदों का विग्रह कर समास का नाम लिखिए। क नीलकमल, ख लंबोदर, ग सुपुत्र, घ शताब्दी, अंग चक्रधर। दूसरा प्रश्न है, द्वंद्व समास की सोदाहरण परिभाषा लिखिए। सोदाहरण का अर्थ होता है उदाहरण सहित, तो आपको द्वंद्व समास की परिभाषा उदाहरण सहित लिखनी है। तीसरा प्रश्न है, द्विगु समास के 10 उदाहरण लिखिए। द्विगु समास की परिभाषा आप याद करेंगे और उसके 10 उदाहरण आप लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे। चौथा प्रश्न है, कर्मधारय समास और बहुव्रीहि समास में अंतर लिखिए। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग समास किसे कहते हैं या समास की क्या परिभाषा है, इसके बारे में हम लोग अच्छे से पढ़ें। तत्पश्चात समास के कितने भेद हैं और उन भेदों में से आपके पाठ्यक्रम में जो 4 समास पढ़ने के लिए दिए गए हैं कौन कौन से? पहला द्विगु समास, दूसरा द्वंद्व समास, तीसरा कर्मधारय समास और चौथा बहुव्रीहि समास। इन चारों समासों का आज हमने विस्तार से अध्ययन किया। इसके बाद हम लोग कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, क्योंकि कभी कभी शब्द ऐसे आ जाते हैं जो आपको लगता है कि ये कर्मधारय भी हो सकता है और ये बहुव्रीहि समास भी हो सकता है। तो कर्मधारय और बहुव्रीहि समास में क्या अंतर है, इन दोनों शब्दों का समास विग्रह हम कैसे करें और कैसे पहचानें, इसके बारे में भी आप लोगों ने पढ़ा। जैसे
एक शब्द है पीतांबर, पीला है जो अंबर। अगर इस तरह से हम समास विग्रह करेंगे तो यह कर्मधारय समास होगा। और अगर हम पीला है अंबर जिसका इस तरह से समास विग्रह करेंगे तो यह बहुव्रीहि समास होगा। तो इस तरह से हमने पढ़ा है कि कर्मधारय समास जो होता है उसका जो पहला पद होता है वो विशेषण होता है, जबकि बहुव्रीहि समास में दो पद मिलकर के किसी अन्य पद का निर्माण करते हैं तो वह क्या हो जाता है, बहुव्रीहि समास हो जाता है। तो इस प्रकार बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में क्या अंतर है इसके बारे में भी हमने संक्षेप में पढ़ा। अंत में आप सभी को आज की कक्षा के आधार पर गृह कार्य दिया गया है जिसे आप सभी लोग अपनी कॉपी में लिखेंगे और अपनी पाठ्य पुस्तक से इन चारों समासों के उदाहरण स्वयं से ढूंढ करके लिखेंगे। तो आज की कक्षा में आपको जो पढ़ाया गया है उम्मीद करती हूँ कि वो सब समझ में आ गया होगा। तो आज की कक्षा यहीं पे समाप्त होती है। धन्यवाद।